हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट पहले ही कंप्लीट हो गया है। इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ साथ कुछ एमसीक्यू भी रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की विशेषता से। तो कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं कई सारी है, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न है। जैसे पहला हाई स्पीड यानी उच्च गति, एक्यूरेसी यानी सटीकता, स्टोरेज कैपेसिटी भंडारण क्षमता, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, वर्साटिलिटी विविधता, डिलीगेंस कर्मठता, ऑटोमेशन स्वचालन, मल्टीटास्किंग बहुकार्यन। अब हम लोग एक एक के बारे में ब्रीफ से जानते हैं। जैसे हाई स्पीड यानी उच्च गति, तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। इतना ज़्यादा स्पीड है इसमें। अगर एक पूरे साल भर कोई अगर एक व्यक्ति काम करता है, जितना काम करेगा एक साल में पूरा व्यक्ति, वो कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में उतना काम कर देगा। इतना ज़्यादा स्पीड है। इसको एक सेकंड में लगभग 10 लाख से अधिक निर्देशों को वह प्रोसेस कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर गति को हम लोग MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में भी मापते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा एक्यूरेसी सटीकता। एक्यूरेसी यानी कंप्यूटर की जो गणनाएं होती है वो 100% सही होती है। अगर आपका प्रोग्राम हो और डाटा दोनों सही हो तो कंप्यूटर का परिणाम हमेशा सही आएगा। अगर उसके मतलब इसका मतलब हम अगर उसका प्रोग्राम कोई प्रोग्राम हम वो सही प्रोग्राम है और सही डाटा उसमें अगर हम इनपुट कर रहे हैं तो कभी भी चांस नहीं है कि वो गलत कर सकता है। हाँ, गलती हो सकती है। कब? जो कोई मानवीय गलतियां हो, मानवीय गलतियों के कारण इसमें कुछ सटीकता में कमी आ सकता है, लेकिन कंप्यूटर की गलती के कारण नहीं। खैर अगला पढ़ते हैं। स्टोरेज का तो विश्वसनीयता मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात जो परिणाम देता है उसमें गलती नहीं के बराबर होती है। इतना उसमें आदमी विश्वास कर सकता है कि कंप्यूटर के द्वारा जो हमें परिणाम मिला है वो सही है। आप जनरली देखेंगे, आप हो या हम लोग या कोई भी आम आदमी, अगर सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई सामान लेते हैं। जब ढेर सारा सामान लेते हैं, चाहे राशन की दुकान हो या कपड़े की दुकान कहीं भी, तो वो जो बिल बनता है तो हम लोग जो मैनुअली यानी हम लोग जो डायरेक्टली कॉपी में लिख कर खुद जोड़ते हैं, उस पे उसके जोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, विश्वसनीयता के लिए अपना मोबाइल से क्या निकालते हैं और उस कैलकुलेटर से जब रिजल्ट आ जाता है तब हमें लगता है कि हाँ ये सही है। यही बताया जा रहा है कि विश्वसनीयता कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा होता है। उसमें जनरली क्या होता है कि उसमें गलती करने की संभावनाएं नगण्य के बराबर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्साटिलिटी विविधता। विविधता क्या है? यानी विविधता मतलब होता है एक साथ कई तरह के अलग अलग कार्यों करना, यानी कंप्यूटर बहुत तरह के कार्यों को एक साथ कर सकता है और करता है। डिलीगेंस यानी कर्मठता या निरंतरता। कंप्यूटर लगातार कोई काम को कर सकता है, लंबे समय तक काम कर सकता है। ऑटोमेशन क्या है? स्वचालन क्या है? स्वचालन यानी इसका कहने का मतलब होता है कंप्यूटर एक ऐसा स्वचालित मशीन है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप, मानव के द्वारा हस्तक्षेप करने की संभावना नगण्य रहती है। कब? अगर उसको एक बार निर्देश दे दिया जाए तो उसके बाद निर्देश देने के बाद वो क्या करेगा, बिना रुके कोई काम करेगा, बिना रुके वो आपको आउटपुट के रूप में परिणाम देगा। यही कहते हैं ऑटोमेशन। एक बार उसे निर्देश दे दिया जाए तो वो काम करके आपको रिजल्ट देगा ही, अगर मानवीय हस्तक्षेप के बिना देगा। मल्टीटास्किंग बहुकार्यन। ये बहुकार्यन और विविधता दोनों लगभग एक ही तरह का पॉइंट है। दोनों में क्या होता है, कंप्यूटर एक साथ कई तरह के कार्यों को कर सकती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कंप्यूटर की विशेषता में गति को हम लोग देखते हैं। गति हम लोग अभी देखे भी थे। गति में क्या है? गति, कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है।
कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हार्ट्स में मापते हैं। किसमें मापते हैं? हार्ट्स में मापा जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है। नैनो सेकंड यानी 10⁻⁹ कंप्यूटर में एक सेकंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में एक सेकंड में कितनी गणनाएं किया कर सकते हैं? 10 लाख से भी अधिक निर्देशों का वो प्रोसेस कर सकता है। अतः कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? मिप्स माने मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। ये पॉइंट आपको याद ही करना है, हर हाल में इसे याद करके रखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। पहला, नोट 1, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूट का अर्थ क्या है? कंप्यूट का अर्थ है गणना करना, यानी किसी को गिनना। दूसरा, नोट 2, इसे हिंदी में संगणक कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे संगणक कहा जाता है। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। नोट 3, भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग जो हुआ है वो 16 अगस्त 1986 ईस्वी को बेंगलोर के प्रधान डाकघर में किया गया है। जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली। नोट 4, भारत में पहला भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में कोलकाता में सन 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया है। फिर से देख लेते हैं। भारत में पहला कंप्यूटर, भारत में जो पहला कंप्यूटर है वो कहाँ लगाया गया, कहाँ स्थापित किया गया, ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो कहाँ स्थापित किया है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में सन 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया? 1956 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर की सीमाएं। हम लोग कंप्यूटर की सीमाओं को देखते हैं कि कंप्यूटर की क्या क्या सीमाएं हैं। चलिए, पहला क्या? बुद्धिमत्ता की कमी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे हम लोग? बुद्धिमत्ता की कमी, यानी लैक ऑफ इंटेलिजेंस। लैक ऑफ इंटेलिजेंस यानी ये क्या होता है? कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें मनुष्य के समान बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस नहीं है। मनुष्य के समान कोई इंटेलिजेंस नहीं है। यह केवल क्या करता है? यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। यूजर जो निर्देश देता है उसका ही पालन करता है कंप्यूटर। किसी भी स्थिति में कंप्यूटर ना तो दिए गए निर्देशों से कम काम करता है, यानी जितना निर्देश दिया गया उतना काम कंप्यूटर करेगा, उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर की सीमाएं में अगला, विद्युत पर निर्भरता। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर को काम करने के लिए विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। बिना विद्युत यानी बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर एक धातु के डब्बे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। भाई जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी वो कैसे काम करेगा? उसको हर हाल में काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, अपग्रेड और अपडेट। यानी कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे समय समय पर अपग्रेड और अपडेट करना होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो कंप्यूटर ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। यानी हमेशा उसको क्या करना होगा? हमेशा उसको अपडेट करना पड़ेगा। जिस तरह हम लोगों को, आम आदमी को हमेशा काम करने के लिए क्या समय समय पे भोजन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही कंप्यूटर को काम करने के लिए क्या ज़रूरत है? उसको अपग्रेड और अपडेट करना ज़रूरत पड़ता है। उसको ज़रूरी है कि अपडेट और अपग्रेड किया जाए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, वायरस से खतरा। क्या है कंप्यूटर का? वायरस से खतरा, यानी कंप्यूटर को हमेशा वायरस का खतरा बना रहता है। एक बार वायरस आने पर यह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसमें सुरक्षित फाइलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा प्रॉब्लम होता है, जनरली देखते हैं हम लोग वायरस से प्रॉब्लम होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, अपने फिगर को बड़ा करके देख सकते हैं। यूजेज ऑफ कंप्यूटर में देखिए, कहाँ कहाँ पे? पब्लिशिंग में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में, रोबोटिक्स में, स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, ट्रेनिंग, इंटरटेनमेंट, बैंकिंग, इंडस्ट्री, एजुकेशन।
हेल्थ एंड मेडिकल, गवर्नमेंट, साइंस, बिजनेस, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, पब्लिशिंग, ये सभी जगह पे किसका कंप्यूटर का यूजेज हो रहा है। इधर भी आप फिगर देख सकते हैं यूजेज ऑफ कंप्यूटर में। आप कंप्यूटर के थ्रू अर्न कर सकते हैं। लैब्स में यूज किया जाता है, घरों में यूज किया जाता है। हम लोग वेदर का फोरकास्ट करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इत्यादि। चलिए खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कंप्यूटर के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन क्या है। अभी हम लोग देखें कंप्यूटर का एप्लीकेशन। अभी हम लोग कंप्यूटर का यूजेज देखे थे, एप्लीकेशन देखते हैं। वही यूजेज है, वही एप्लीकेशन उसी कहा जाता है। खैर, डाटा प्रोसेसिंग पहले देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग बड़े और विशाल पैमाने पर डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए सूचना तैयार सूचना तैयार करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी क्या कह रहा है, बड़े और विशाल पैमाने पर डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए क्या किया जाता है, सूचना तैयार करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा इकट्ठा करना उसके विश्लेषण करना और सूचना प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। इससे क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग करने से क्या होता है कि इसे डाटा को इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना और सूचना प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग शिक्षा, एजुकेशन फील्ड में। कंप्यूटर में आधुनिक शिक्षा की तस्वीर ही बदल दी है। कंप्यूटर क्या किया, आधुनिक शिक्षा की तस्वीर को बदल दिया है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेजों में इंटरनेट से जोड़ दिया गया है तथा कई जगहों पर स्मार्ट क्लास पर जोर दिया जा रहा है, जो कंप्यूटर की वजह से ही संभव हो सका है। नेक्स्ट पॉइंट, बैंकों में कंप्यूटर का अनुप्रयोग। बैंक में आज हम लोग देखेंगे, बैंक में जाएंगे तो बिना कंप्यूटर के कोई भी काम संभव नहीं। हर काम बैंकों में क्या होता है, कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में तो कंप्यूटर के उपयोग ने तो क्रांति ही ला दी है। पुराने ज़माने के बही खाते और रजिस्टर की जगह कंप्यूटर ने ले ली है। बैंकों के अधिकांश कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहे हैं, जैसे पैसे निकालना हो और जमा करना हो, यहाँ तक कि रुपया गिनने के लिए भी कंप्यूटरीकृत मशीनें उपलब्ध हैं। यानी बैंकों में हर तरह का काम क्या होता है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर का प्रयोग से ही किया जाता है। चलिए संचार में देखते हैं बैंक का कंप्यूटर का प्रयोग। 4G इंटरनेट को आज बच्चा बच्चा प्रयोग कर रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं, हर घर में छोटा से 1 साल के ऊपर से अनलिमिटेड उम्र के बाद अनलिमिटेड उम्र मतलब एजेड आदमी, बूढ़े आदमी भी हो गए, सभी लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को हर हाल में मोबाइल के 4G को इंटरनेट को मोबाइल में यूज कर रहे हैं। मोबाइल में जियो ने तो क्रांति ही ला दी है। जियो ने क्या किया, 4G को लाते ही क्या किया, स्पीड का इंटरनेट का स्पीड को बहुत बहुत हद तक बढ़ा दिया, जिससे घर घर के अंदर कंप्यूटर मोबाइल 4G अपना स्थान ले लिया है। इसमें क्या होता है, छोटे बच्चे हैं तो आप देख रहे हैं वो क्या देखते हैं, कार्टून देख रहे हैं, उसके ऊपर वो अपना हर स्टेज के बच्चे अपने अपने अनुसार कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। चलिए इसी को देखते हैं कि 4G इंटरनेट को आज बच्चा बच्चा प्रयोग कर रहा है। कंप्यूटर तकनीक ने ही संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग को संभव बनाया है। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है। और इंटरनेट ने संचार में क्रांति को जन्म दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन, मल्टीमीडिया के प्रयोग ने तो कंप्यूटर को बहुआयामी बना दिया, यानी एक बहुत तरह के कामों में खुला दिया। कंप्यूटर का प्रायः सिनेमा, टेलीविज़न, वीडियो गेम खेलने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग प्रशासन में देखते हैं। हर एक संस्थान में अपना एक आंतरिक प्रशासन होता है और प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। किसे किए जाते हैं, कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी ई गवर्नेंस के रूप में आज जनों तक के घरों तक पहुंच रहा है। उद्योग के क्षेत्र में बहुत सारे औद्योगिक संस्थान जैसे स्टील, केमिकल, तेल कंपनी आदि कंप्यूटर पर ही निर्भर है। संयंत्र प्रक्रियाओं के वास्तविक नियंत्रण के लिए भी कंप्यूटर का ही उपयोग किया जा रहा है। यानी उद्योगों में
जितने तरह के काम हो रहे हैं उद्योग में भी मैक्सिमम काम, यानी उसको मशीनों को निर्देश देना, ये सब काम कौन ना कौन किसके द्वारा किया जा रहा है? कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग विभिन्न शारीरिक रोगों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। हम लोग जब ब्लड देते हैं तो ब्लड का जांच भी कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। हम लोग पैथोलॉजी जाते हैं, पैथोलॉजी में ब्लड लेने के बाद वो कहाँ भेजा जाता है? कंप्यूटर में ही भेजा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। रोगों का विश्लेषण और निदान भी कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है। आधुनिक युग में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इत्यादि विभिन्न क्षेत्र में कंप्यूटर का व्यापक उपयोग हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर के फायदे क्या क्या हैं? एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले काम तेज हो गया है, किसी का कोई भी काम करना हो तो स्पीड में काम किया जा सकता है। काम की शुद्धता, काम में एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, 100% सही रिजल्ट देता है। भंडारण क्षमता हम लोग पहले देख चुके हैं, वही चीज़ यहाँ देख रहे हैं। परिश्रमी, बातचीत, कार्य विविधता, भरोसेमंद, प्राकृतिक रक्षक, लागत में कमी, ये सब कंप्यूटर के कारण संभव हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग बैक देख चुके हैं इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। कंप्यूटर के नुकसान, ये देखिए ये क्या हुआ। विवेक क्षमता का अभाव, यानी कंप्यूटर के कारण सोचने समझने की शक्ति कम होती जा रही है लोगों को। हम लोग देखते हैं आमतौर हम लोग छोटा छोटा अगर 2-3 सामान लिए, मार्केट गए, ठीक है, 3-4 सामान लिए, तो पहले क्या होता था, आदमी यूं ही जोड़ दिया करता था, सिर्फ हाथ में जोड़ जोड़ के जोड़ देता था। लेकिन अभी देखिएगा छोटा छोटा काम भी करना हो तो क्या मोबाइल निकाल लेता है, कैलकुलेटर, मोबाइल का कैलकुलेटर यूज़ करता है। सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गया है। कोई भी चीज़ को आपको अगर अपने से आंसर देना, उसके जगह पे आप क्या करते हैं, तुरंत गूगल कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, कोई अगर कुछ पूछ दिया गूगल कर लिए। वही बोला जा रहा है, विवेक क्षमता का अभाव भी होता जा रहा है। कंप्यूटर, दूसरा देखते हैं, मानव पर निर्भर होता है। कंप्यूटर पूरी तरीके से किस पर निर्भर है? मानव पर निर्भर है। इसलिए मानव अपने अनुसार उसको बना सकता है, अपने अनुसार उसको प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल, यानी कोई अच्छे उद्देश्य के लिए भी बना सकता है और कोई आदमी उसे गलत उद्देश्य के लिए भी बना सकता है। यानी कंप्यूटर पूरी तरीके से क्या है? मानव पर निर्भर है। वातावरण, कंप्यूटर के लिए अच्छा वातावरण भी ज़रूरी है। अच्छा वातावरण मतलब होता है क्या कि अगर बहुत हीट हो जा रहा है, फिर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे भी क्या होता है? कंप्यूटर को नुकसान होता है। उस भावनाएं नहीं, यानी उसमें कोई इफेक्ट नहीं, कोई इमोशन नहीं होता है। आपको कोई मतलब नहीं वो आप क्या सोच रहे हैं उससे उसको मतलब नहीं। उसके पास डाटा आप देते हैं और उसके अंदर जो काम, उसको जो अंदर जो प्रोग्राम है उस अनुसार उस प्रोग्राम को वो देखेगा, आपके डाटा को उस प्रोग्राम के अनुसार वो क्या करेगा? रिजल्ट में बदलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा। उसमें कोई भावनाएं नहीं है कि आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसके अनुसार आपको कोई चीज़ बताए, ऐसा कोई मतलब नहीं है ना। चलिए, साइबर हमला का खतरा। आप लोग आमतौर पर आज भी सुनते हैं हमला, साइबर हमला, यानी साइबर अटैक होता ही रहता है कंप्यूटर के ऊपर। तो बाहर से कोई आदमी क्या करता है? किसी के डाटा को चोरी कर लेता है, वही साइबर हमला उसी को कहा जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। एडवांटेज में आप देखते होंगे स्पीड दिया हुआ है, एक्यूरेसी दिया हुआ है, मल्टीटास्किंग, जो हम लोग बैक पढ़ चुके हैं वही सब है। और इधर डिसएडवांटेज में अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इशू, साइबर क्राइम, वायरस, हैकिंग, इम्प्रॉपर यूजेज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। चलिए इस साइड भी आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कहीं भी ले सकते हैं, दोनों वही है लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर साक्षरता क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी क्या है? इससे पहले हम लोग सिर्फ साक्षरता पढ़ते होंगे, साक्षरता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे, कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे, कंप्यूटर साक्षरता किसे कहते हैं। सॉरी बैक आ जाओ। क्या है कंप्यूटर साक्षरता क्या है? तो सबसे आगे देखते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की समान जानकारी ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाती है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का जो जनरल सामान आमतौर पर थोड़ा मोड़ा भी हम लोग जानते हैं, तो हम लोग कंप्यूटर में साक्षर कहलाएंगे, कंप्यूटर में साक्षर कहलाएंगे। यह कौशल जरूरी है
लेकिन यह कौशल किसी विशिष्ट सॉफ्टवेयर पर काम करने की योग्यता नहीं है। इसमें कंप्यूटर को ऑपरेट करना और प्रोग्राम को नेविगेट करना, ना कि प्रोग्राम बनाना की क्षमता भी शामिल है। आइए इसको, इस पॉइंट को समझना हम लोगों को, ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है क्या कि हम लोगों को कंप्यूटर साक्षर, अगर हम कंप्यूटर साक्षर होंगे तो हमें ऐसा नहीं कि हमको कोई विशेष काम करने आना होना चाहिए कंप्यूटर में, कोई प्रोग्राम तैयार कर लें, ऐसा नहीं। हमें सिंपल सा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का सिंपल भी जानकारी, हम थोड़ा सा भी चला सक रहे हैं उसको, अपने काम में हल्का सा भी यूज कर ले रहे हैं, तो हम कंप्यूटर साक्षर हैं। कोई हमें विशेष जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है साक्षर कहलाने के लिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अर्थात व्यक्ति के पास कंप्यूटर उपयोग करना का मूलभूत ज्ञान ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। वही यहाँ पे दिया हुआ है। इसे और सरल करें तो कंप्यूटर पर काम करने अगर आ गया, कंप्यूटर पर काम करना आना ही आपको क्या कहलाएगा, कंप्यूटर साक्षर बना देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कंप्यूटर साक्षरता दर कितनी है? NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में भारत में कुल 16.5% लोग कंप्यूटर साक्षर हैं। मात्र कितना है? 16.5% लोग कंप्यूटर साक्षर हैं। अर्थात भारत में 100 में से लगभग 17 लोगों ही कंप्यूटर साक्षर यानी कंप्यूटर चलाना जानते हैं। 100 में कितना? मात्र 17 लोग ही कंप्यूटर चलाना जानते हैं। वहीं महिलाओं में ये दर 10% ही रह जाती है। महिलाएं तो और कम जानती है। किसके रिपोर्ट के अनुसार है ये? NSSO के अनुसार है। चलिए अगला पेज। एंड यूजर किसे कहा जाता है? एंड यूजर किसे कहते हैं? किसी भी कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतिम उपयोगकर्ता को आम बोलचाल की भाषा में एंड यूजर कहा जाता है। ये क्या कह रहा है? किसी भी कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतिम उपयोगकर्ता को आम बोलचाल की भाषा में एंड यूजर कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सिस्टम के पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद उसका उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग जो किसी भी चीज़ को यूज करते हैं, आप लोग क्या करते हैं? हम लोग जो कंप्यूटर सब चीज़ सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका तो हम लोग उसको यूज करते हैं, तो हम लोग क्या? एंड यूजर हैं, अंतिम यूजर हैं, है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर इन लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यानी हर तरह का सॉफ्टवेयर क्या हम लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। यानी जो सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है, कंप्लीट रूप से सॉफ्टवेयर बनने के बाद जो उसका यूज कर रहा है वही क्या कहलाता है? एंड यूजर कहलाता है। उदाहरण के रूप में जैसे हम लोग देखिए, irctc.co.in की ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग वेब सेवा भले ही भारतीय रेल द्वारा उपलब्ध कराई गई हो, ये सॉफ्टवेयर कौन दिया है? ये कहाँ से प्रोग्राम तैयार किया गया? भारतीय रेल के द्वारा तैयार किया गया, irctc.co.in। लेकिन इस वेब सेवा का एंड यूजर वे उपयोग करता है जो इस सेवा के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं। यानी हम और आप, जो हम लोग इसके थ्रू रेलवे टिकट बुक करते हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? हम लोग क्या कहलाएंगे? एंड यूजर। यानी एंड यूजर इसे किसे कहते हैं? जो प्रोग्राम को, जो एप्लीकेशन को यूज करता है वही एंड यूजर कहलाता है, सिंपल लैंग्वेज में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। डिजिटल डिवाइड क्या है? डिजिटल डिवाइड, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी विश्व के अधिकांश लोगों तक कंप्यूटर का लाभ नहीं पहुंचा है। कंप्यूटर तथा इसके संबंधित तकनीक का उपयोग करने वाला और इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर डिजिटल डिवाइड कहलाता है। चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार, ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान देंगे। दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी विश्व के अधिकांश लोगों तक कंप्यूटर का लाभ नहीं पहुंचा है। यानी अगर देखा जाए आम तौर पे आम जीवन में कंप्यूटर, हर फील्ड में कंप्यूटर आ गया है, लेकिन विश्व के अधिकांश लोगों तक आज भी कंप्यूटर नहीं पहुंचा है, जबकि हर काम कंप्यूटर से हो रहा है। कंप्यूटर तथा इससे संबंधित तकनीक का उपयोग करने वालों और इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर डिजिटल डिवाइड कहलाता है। यानी बोल रहा है क्या कि जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं और जो अभी कंप्यूटर से वंचित हैं, यही दोनों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 47% लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं। कितना? 47% लोग ही विश्व में इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में मात्र 30% लोगों तक ही इंटरनेट की पहुंच है। हालांकि इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या के हिसाब से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर है, तो संख्या के अनुसार तो होगा ही ना भाई। हम लोग लगभग 130 करोड़ लोग हैं, तो इतना तो होगा ही। और चाइना कितना है? लगभग 140 करोड़
भारत 130 करोड़, 135 करोड़। उसके बाद अगर तीसरा सबसे बड़ा देश जो है दुनिया का आबादी के हिसाब से, वो तो अमेरिका है। वहाँ भी कितने लोग हैं? 20 करोड़। कितना अंतर आप सोचिए। जो सेकंड लार्जेस्ट जो भारत है, 130 करोड़ से 140 करोड़ यहाँ पे लोग हैं। और जबकि सेकंड जो थर्ड लार्जेस्ट है, वहाँ का कितनी आबादी है? मात्र 20 करोड़। तो आबादी के अनुसार तो ऐसा ही होगा ना। आइए नोट देखते हैं। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में सन 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया, इसे पहले भी देखे तुम लोग। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए खत्म हो गया, हम लोग फिनिश कर गए हैं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, पार्ट 3 में इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। चलिए धन्यवाद।